Assalamualaikum, good morning and a very warm welcome to all of you to Discovery Ride with राफ़े असलम। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ रावली कैंट में। यहाँ पे वैसे तो बहुत सी ख़ास जगह हैं, लेकिन आज मैंने आपको लेके जाना है एक बहुत ही स्पेशल जगह पे। और उस स्पेशल जगह पे मैं एक्चुअली ख़ास तौर पे आई हूँ यहाँ पे बेसिकली ना उसको देखने के लिए। तो बस चलते हैं और आज की जो हमारी लोकेशंस हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं। राहे हक़ के शहीदों वफ़ा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। मैं इस वक्त निशाने मंजिल पे मौजूद हूँ और इसको बेसिकली हमारे जितने भी शहदा हैं जिन्होंने 1965 और 1971 की जंग में अपनी जानों का नजराना पेश किया इस मुल्क को बचाने के लिए, उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए इसको बनाया गया निशाने मंजिल को। और आपको पीछे मेरे एक्चुअली 2 मेजेस्टिक वॉल्स नज़र आ रही होंगी और उसके साथ साथ नीचे काफ़ी सारे फाउंटेन्स हैं जो कि मौजूद हैं और ये रावली कैंट में ही मौजूद है। निशाने मंजिल पे आपको इस तरह की काफ़ी सारी प्लेट्स नज़र आएंगी जिन पे आप देख सकते हैं जिस तरह ये 1965 की जंग में जितने भी शहदा थे उनकी जो लिस्ट है, फहरिस्त, वो आपको यहाँ पे नज़र आएगी। इसी तरह से ना सिर्फ 1965 की जंग बल्कि 1971 की जंग, उसके अलावा ऑपरेशन अलमेज़ान और उसके अलावा एस्केलेशन 2002 में भी जितने शहदा थे उनकी यहाँ पे आपको सारे जो भी यहाँ पे आपको प्लेट्स नज़र आ रही होंगी उन पर उनके नाम आपको कंधा हुए नज़र आएंगे। निशाने मंजिल के साथ निशाने मंजिल पार्क भी मौजूद है जो कि उसके राइट साइड पे भी आता है, लेफ़्ट साइड पे आता है। बेसिकली उसने सारा उसको कवर किया हुआ है। और यहाँ पे आपको एक बड़ी खूबसूरत सी झील भी नज़र आती है विच यू कुड सी। आई एम स्टैंडिंग एट इट्स बैंक। और यहाँ पे कश्तियाँ वगैरह मौजूद हैं। मेरे ख्याल से भी शायद सुबह का वक्त है इसलिए अभी कोई मौजूद नहीं है यहाँ पे, बट आई गेस दे मस्ट हैव बीन डूइंग दिस एज वेल। और उसके अलावा यहाँ पे बतखें बहुत सारी मौजूद हैं। हवा भी इस वक्त थोड़ी अच्छी चल रही है तो आई गेस क्वाइट अ गुड प्लेस फॉर द पीपल ओवर हियर एज वेल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आर्मी पब्लिक स्कूल फॉर इंटरनेशनल स्टडीज़ एप्सिस इकबाल कैंपस में। और यहाँ पे मैंने आपको एक बहुत स्पेशल जगह दिखानी है, बहुत स्पेशल, जिसके लिए मैं एक्चुअली यहाँ पे आई हूँ एग्जैक्टली। तो अभी मैं अंदर चलती हूँ, चल के दिखाऊंगी, अभी नहीं दिखाऊंगी एक्चुअली, दैट्स अ सरप्राइज फॉर यू गाइस। मैं इस वक्त कैंपस के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पे मैं आपको बहुत ही ख़ास जगह दिखाने लाई हूँ। आपको मेरे पीछे लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होगा, गोशा इकबाल। आप इकबाल को शायर मशरिक़ के तौर पे जानते होंगे, आप उनको एज़ अ फ़िलासफ़र जानते होंगे, आप उनको एज़ अ लीडर जानते होंगे, लेकिन उनकी ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते और उनके बहुत सारे ऐसे नज़रियात भी हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते। सो ये जो गैलरी है स्पेसिफ़िकली, यहाँ पे आपको उनकी ज़िंदगी के हवाले से वो तमाम चीज़ें और कहने की तमाम इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो जनरली आप शायद नहीं जानते होंगे। तो अभी बस अंदर चलते हैं और चल के मैं आपको इसका डिटेल विज़िट कराती हूँ।
गैलरी में एंटर होते ही सबसे पहले आपको एक खूबसूरत सी वॉल मिलती है जिस पे इकबाल के बारे में लिखा हुआ है कि ही इज़ अ पोएट, अ नेशनलिस्ट, अ थिंकर, इंटेलेक्चुअल, एजुकेशनिस्ट, विजनरी स्कॉलर एंड लीडर। और उसके साथ साथ आपको खिताब जवानाने इस्लाम जो है वो भी यहाँ पे मिलेगा लिखा हुआ। कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू कि जिसका है एक टूटा हुआ तारा। सो दिस इज़ समथिंग विच यू सी एट द स्टार्ट, और आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि और क्या है। द नेक्स्ट वॉल इज़ क्रोनोलॉजी वॉल, जहाँ पे आपको इकबाल की ज़िंदगी के हवाले से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इवन फैक्ट 1905 से पहले का भी जो इरा था, उनकी इंसेस्ट्रल हिस्ट्री क्या थी वो भी आपको यहाँ पे सारी मिलेगी। स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम 15th century you could see बाबा लाल हज, ब्राह्मण फ्रॉम द separate caste in Kashmir, turns Muslim, he was an early ancestor of इकबाल। तो उनके इंसेस्टर से लेके टिल एंड इस वॉल पे आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। नेक्स्ट यू कुड सी फॉर्मेटिव ईयर्स जो कि उनके 1905 से 1912 तक, और उसके बाद मिडिल ईयर्स एंड देन द पीक ईयर्स, और उसके बाद लेटर ईयर्स की भी जो इन्फॉर्मेशन है आपको इस वॉल पे मुकम्मल तौर पे मिलेगी। अली बख्श इलामा इकबाल के एक बहुत ही लॉयल सर्वेंट थे और उन्होंने 39 साल तक उनको सर्व किया था। यहाँ पीछे दीवार पे आपको एक इक़्तिबास मिलेगा जो कि बेसिकली कुदरतुल्लाह शाह की जो किताब है शाहनामा, उससे लिया गया है, और इसमें एक पूरी कॉन्वर्सेशन है जो कि अली बख्श और कुदरतुल्लाह के बीच में हो रही है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है विच यू गाइज कुड सी ओवर हेयर एज वेल। और थोड़ा सा अगर हम आगे मूव करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अली बख्श का जो इंटरव्यू है जो कि एक किसी सहाफ़ी ने लिया, उसके सारे क्वेश्चंस जो कि उनसे पूछे गए इकबाल के हवाले से, उनके उन्होंने यहाँ पे जवाब दिए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन ये है कि इकबाल सुबह अमूमन कब बेदार होते थे, उसका जवाब है कि बहुत सवेरे, सच्ची बात है कि बहुत कम ख्वाब थे, इस तरह से और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको इस दीवार पे मिलते हैं। कुदरतुल्लाह शहाब की किताब शहाबनामा से इक़्तिबास, जहाँ पे कुदरतुल्लाह की मुलाकात अली बख्श से हुई। एक रोज मैं किसी काम से लाहौर गया हुआ था। वहाँ पर एक जगह ख्वाजा अब्दुल रहीम साहब से मुलाकात हो गई। बातों बातों में उन्होंने बताया कि इलामा इकबाल के दरीना वफादार मुलाजिम अली बख्श को हुकूमत ने उसकी खिदमात के सिलसिले में लायलपुर में एक मुरब्बा जमीन अता की है। वो बेचारा कई चक्कर लगा चुका है लेकिन उसे कब्जा नहीं मिलता क्योंकि कुछ शरीर लोग उस पर नाजायज तौर पर काबिज हैं। ख्वाजा साहब ने फरमाया, जंग लायलपुर के करीब है, क्या तुम अली बख्श की कुछ मदद नहीं कर सकते? मैंने फौरन जवाब दिया, मैं आज ही उसे अपनी मोटर कार में झंग ले जाऊंगा और किसी न किसी तरह उसे जमीन का कब्जा दिला के छोड़ूंगा। ख्वाजा साहब मुझे जावेद मंजिल ले गए और अली बख्श से मेरा तारुफ कराते हुए कहा, ये झंग के डिप्टी कमिश्नर हैं, तुम फौरन तैयार हो जाओ, इनके साथ गाड़ी में बैठ जाओ, ये बहुत जल्द तुम्हारी जमीन का कब्जा दिलवा देंगे। अली बख्श किसी कदर हिचकिचाया और बोला, सोचिए तो सही, मैं जमीन का कब्जा लेने के लिए कब तक मारा मारा फिरूंगा, कब्जा नहीं मिलता तो खाए खड़ी। लाहौर से जाता हूँ तो जावेद साहब का नुकसान होता है। जावेद भी क्या कहेगा कि बाबा किन झगड़ों में पड़ गया, लेकिन ख्वाजा साहब के इसरार पर वो मेरे साथ एक रोज के लिए झंग चलने पर आमादा हो जाता है। जब वो मेरे साथ कार में बैठ जाता है तो गालिबन उसके दिल में सबसे बड़ा वहम ये है कि शायद अब मैं बहुत से दूसरे लोगों की तरह इलामा इकबाल की बातें पूछ पूछ कर उसका सर खपाऊंगा। लेकिन मैंने भी अज़म कर रखा था कि मैं खुद अली बख्श से हजरत इलामा इकबाल के बारे में कोई सवाल नहीं करूँगा। अगर वाकई वो अली बख्श की जिंदगी का एक जुज़्व है तो ये जौहर खुद ब खुद इश्क और मुश्क की तरह जाहिर होकर रहेगा। मेरी तवक्को पूरी होती है और थोड़ी सी परेशान कुन खामोशी के बाद अली बख्श मुझे यूं घूरने लगता है कि ये अजीब शख्स है जो डॉक्टर साहब की कोई बात ही नहीं कर रहा। आखिर उससे रहा न गया और एक सिनेमा के सामने भीड़ भाड़ देखकर वो बुड़बुड़ाने लगा, मस्जिदों के सामने तो कभी ऐसा रश नहीं नजर आता, डॉक्टर साहब भी यही कहा करते थे। नेक्स्ट इज़ अनदर वॉल इन डिस्प्ले विच इज़ द वर्क्स ऑफ इलामा इकबाल, और यहाँ पे आपको इकबाल की वो सारी किताबें मिलेंगी जो कि फ़िलासफ़ी, मज़हब और लिटरेचर से जिनका ताल्लुक़ है। और यहाँ पे आपको उनकी किताबें जो उर्दू में भी हैं, अंग्रेज़ी में भी हैं, फ़ारसी में भी हैं, उनका सारा जो है डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे है इल्मुल इक़्तिसाद एंड डेवलपमेंट ऑफ मेटाफिज़िक्स इन पर्शिया, और उसके अलावा बांगे दरा है, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम, और जावेद नामा, इस तरह से बाकी जितनी भी उनकी मशहूर किताबें हैं वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले में मिलेंगी।
इज़ अ वेरी स्पेशल वॉल और इसकी खासियत ये है कि बेसिकली यहाँ पे आपको बहुत सारा जो है कुछ कह लें कि कोट्स लिखी हुई नज़र आएंगी और जितनी भी कोट्स हैं ये इलामा इकबाल की पर्सनल डायरी से ली गई हैं। अब आप ये देखें कि बहुत सारे लोगों को शायद ये पता ही नहीं होगा कि इलामा इकबाल की पर्सनल डायरी भी थी जिसे वो लिखा करते थे। नोबडी आई गेस नो अबाउट इट बट यू कुड सी इट ओवर हेयर इन डिस्प्ले। और ये जो डायरी थी दिस वाज बीइंग डिस्कवर्ड बाय हिज सन जावेद इकबाल और इसके बाद फिर इसको इकबाल अकेडमी में पब्लिश किया गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी एक और ख़ास बात ये है कि यहाँ पे आपको इलामा इकबाल की जो बेसिकली हैंड राइटिंग है वो आपको लिखी नज़र आएगी और उसी को फिर इंग्लिश वर्जन में भी लिखा गया। यू कुड सी अ बिगर ओवर दैट हिस्ट्री रिफ्लेक्शंस अ प्राइवेट नोटबुक ऑफ इलामा इकबाल। और नीचे आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने उसको ही कह लें कि ऊपर जो बिगर एक लाइन में आपको स्ट्रे रिफ्लेक्शंस लिखा हुआ नज़र आया। उन्होंने इसको लिखा हुआ पहले था वो स्ट्रे थॉट्स बट उसको काट के फिर उन्होंने रिफ्लेक्शन में लिखा हुआ एज इट इज़ यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। और उसकी डेट भी आपको नज़र आएगी दैट्स 27 अप्रैल और इलामा इकबाल मोहम्मद इकबाल आपको वो भी लिखा हुआ नज़र आएगा। और यहाँ पे जो कोटेशंस हैं दैट आर अमेजिंग जो कि उनका बेसिकली उनकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करी हैं। आई एम गोना रीड वन फॉर यू गाइज। द पावरफुल मैन क्रिएट्स एनवायरनमेंट एंड द फीबल हैव टू एडजस्ट देमसेल्फ टू इट। देयर इज अनदर वन यू कुड सी व्हिच इज़ you know just like this, if you wish to become a public leader you ought to know how to flirt with the dame public. Flirt with the dame public in a context कि आपका जो एक interaction है या आपका connection है वो it should be stronger with the public. It should be like that they could trust you. और भी यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारी कोटेशंस हैं और यहाँ पे दो मुझे प्यारे से बच्चे भी नज़र आए हैं। सो आई गेस दे आर हियर टू विजिट द लाइब्रेरी इन द गैलरी एज वेल। तो इनसे चल के पूछते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? I'm fine. What about you? I'm good. This little cute girl, what's your name? I'm Hadia. अच्छा, and what's your name? I'm Aiza. तो आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आई हैं? No, I usually come with my friends. You come with your friends? अच्छा, you guys are friends? Yes. So आप किस स्कूल में हैं? G. अच्छा, and in which class do you study? I study in 6th grade and I study in O2. Oh, right. तो अभी यहाँ पे you were there to visit the library. yes. And the gallery. The gallery as well. तो अभी मैं आपको देख रही थी आप कुछ पढ़े थे आप लोग. You guys are reading this wall ना? Yes. क्या पढ़ी थी? I'm gonna ask you first. You're gonna tell me. I was reading this quote which is called A Successful Man. Recognize your limitations, estimate your capacities, and your success in life is assured. I find this really deep and interesting. Really nice. भाई बच्चों का बहुत इंटरेस्ट है. Can you see it? मुझे नहीं पता था इतने छोटे छोटे बच्चे जो हैं इतने इंटरेस्ट से इस तरह से इन चीज़ों को ले रहे होते हैं विच इज़ अ ह्यूज थिंग यू नो. इट्स अ सक्सेस बेसिकली कि बहुत सारी चीज़ें जो हम नॉर्मली बच्चों को नहीं सिखा पाते शायद ये गैलरी जो है वो काम करी. I'm gonna ask you as well कि आप भी कुछ पढ़ी थी, so I want to know कि what actually you were reading. My favorite one is this. Flattery is only exaggerated good manners. So this is a really kind of funny quote from Iqbal, and I feel like Iqbal is very relatable, even though he was such a great philosopher and poet. But still, these are very easy to understand even for us students. And this wall especially is very inspiring, and I think that because this is something that you don't get like on the internet, Yes. because these are this is from his private diary. So it's like an insight into his mind. Yes. Absolutely. As you're walking through this gallery, it literally feels like you're walking through Iqbal's life, and it's amazing to see, and like it's so interesting and it's so fascinating everything here. It's amazing to see you guys over here. मैं हैरान हो रही हूँ. आप देखें कि बच्चों का छोटे छोटे बच्चों का इतना इंटरेस्ट है जो कि शायद हम इस उम्र में भी आके अपना इतना इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर रहे होते, which is actually a great thing. Thank you so much. Really nice talking to you. So there's a lot more to show. तो मैं आपको भी वो दिखाती हूँ. There is another wall which is the convergence of greatness. और यहाँ पे आपको वो तमाम शख्सियात मिलेंगी जो कि जिनसे बेसिकली इकबाल इंस्पायर्ड थे. यू कैन सी यहाँ पे नीचे जो है उनके हवाले से मौजूद है. ही वॉज अ जर्मन फिलोसोफर. उसके साथ डॉन्टे, फिर
जलालुद्दीन रूमी है, मौलाना जलालुद्दीन रूमी, फिर उसके बाद अली अल हजवेरी और मिर्ज़ा गालिब और बाकी भी तमाम शख्सियात जिनमें कहीं ना कहीं इकबाल की जो फ़िलासफ़ी है, उनका जो भी अदब के हवाले से काम है, सूफ़िज़्म हो गया, शायरी हो गया या तारीख़ के हवाले से, सो जितने भी उनके कह लें कि नज़रियात हैं वो किसी न किसी तरह इन तमाम लोगों से इंस्पायर है। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है और आप ये देखें कि कितना ये रिसर्च का काम है जो कलेक्टिवली आपको एक दीवार पर मिल जाता है, एक जगह पे मिल जाता है, जहाँ पे यू कुड ईज़िली सी कि बेसिकली इकबाल ने किन किन शख्सियात से कह लें कि आप वो इंस्पायर हुए और उसके बाद उनकी जो शायरी है या उनका जो अदब है उनमें आपको इनका कह लें कि पहलू जो है वो नज़र आता है। और यहाँ पे अगली दीवार है जो कि खिराज तहसीन की दीवार है और यहाँ पे उन तमाम शख्सियात के नाम मौजूद हैं, यानी कि कुछ शख्सियात के नाम मौजूद हैं जिन्होंने इकबाल को खराज तहसीन पेश करते हुए कुछ ना कुछ कहा है। जिस तरह से आप ये पढ़ सकते हैं कि इकबाल ने अपने तासुरात, शायरी और तालीमात के ज़रिए हमारे दिलों से घुटन और जबर के दिनों की तारीकी को धो डाला। आपने हमारी आंखों के सामने मुस्तकबिल की एक रोशन तस्वीर पेश की थी जो अब एक रोशन मशल में तब्दील हो गई है। अगर जलालुद्दीन रूमी इस ज़माने में जी उठें तो वो मोहम्मद इकबाल ही होंगे। 7वीं सदी के जलाल और 14वीं सदी के इकबाल को एक ही समझना चाहिए, डॉक्टर अब्दुल वहाब आमिर। देयर इज़ अनदर वॉल एज वेल जहाँ पे आपको इकबाल के जो सर्टिफिकेट्स हैं उनके मिडिल स्कूल के, उनके इंटरमीडिएट के और उसके बाद कॉलेज के बाद जब उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से भी डिग्री ली, वो सारे सर्टिफिकेट्स भी यहाँ पे आपको मिलते हैं। कुछ सी यहाँ पे इकबाल्स मिडिल स्कूल सर्टिफिकेट विच इज़ फ्रॉम 1891 और उसके बाद इंटरमीडिएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और फिर जब उन्होंने इंटरमीडिएट 2 साल बाद पास कर लिया 1895 वो भी सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे डिस्प्ले में है। और आगे चलते जाएं बार्टलॉज सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद इकबाल्स कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट और नीचे आपको कुछ वो न्यूज़पेपर्स मिलेंगे जहाँ पे उनको बेसिकली इकबाल को ऑनर करने के लिए उनके हवाले से कुछ ना कुछ लिखा गया, तो आपको न्यूज़पेपर भी यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे आपको वो सारी टिकट्स, पोस्ट कार्ड्स और कॉइन्स जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने इकबाल के ऑनर में बनाए वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये देखिए 50 पैसा जो है वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। मेरे ख्याल से हमारा तो दौर जो है वो अब का है। आई हैव सीन ₹1 लेकिन उससे पहले का नहीं, लेकिन 50 पैसे पे आप देख सकते हैं अल्लामा इकबाल की तस्वीर। और उसके बाद यहाँ पे जो मेडल्स उनको मिले थे वो सारे यहाँ पे मौजूद है। जर्मनी से उन्होंने PhD की थी और उस PhD को जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ पे चस्पा मिलेगा जो कि जर्मन लैंग्वेज में ही मौजूद है। और उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे मौजूद हैं। एंड अदर इंटरेस्टिंग थिंग इज़ देयर विच इज़ एक्चुअली अ लेटर जो कि महात्मा गांधी ने लिखा था अल्लामा इकबाल को। मैं आप लोगों के लिए पढ़ना भी चाहूँगी। आपका ख़त मिला डॉक्टर इकबाल मरहूम के बारे में, मैं क्या लिखूँ, लेकिन इतना तो मैं कह सकता हूँ कि जब इनकी मशहूर नज़्म हिंदुस्तान हमारा पढ़ी तो मेरा दिल उभर आया। और यादरा की जेल में तो सैकड़ों बार मैंने इस नज़्म को गाया होगा। इस नज़्म के अल्फाज मुझे बहुत ही मीठे लगे और ये ख़त लिखता हूँ तब भी वो नज़्म मेरे कानों में गूंज रही है। आपका गांधी। दैट्स इकबाल्स ओडिसी वॉल। और यहाँ पे आपको अल्लामा इकबाल की मुख्तलिफ़ मौक़ों पे जो तस्वीर ली गई हैं वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले में मिलेंगी। और उसके साथ साथ उनसे ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं उनकी भी यहाँ पे आपको तस्वीरें मिलेंगी। और उसके साथ साथ उनसे ताल्लुक़ रखने वाली जो जगह हैं उनकी भी तस्वीरें यहाँ पे डिस्प्ले में मौजूद है। जिस तरह से यू कुड सी दैट्स द बर्थ प्लेस ऑफ इकबाल विच इज़ इन सियालकोट। और उसके बाद उनका हाई स्कूल जो कि सियालकोट में मौजूद है। एंड दैट्स इकबाल्स स्टडी रूम। और उसके बाद ये जो है इनकी लेटेस्ट रेजिडेंस है जो कि जावेद मंजिल है विच इज़ इन लाहौर।
और इस तरह से आप देख सकते हैं कि इल्लामा इकबाल की जो तस्वीर है ये बॉम्बे में ली गई है। और उसके बाद यहाँ पे यू कुड सी दैट्स एक्चुअली अ पेंटिंग विद मोहम्मद अली जिन्ना। मैं इस वक्त गैलरी के एक दूसरे कमरे में मौजूद हूँ एंड दैट इज़ रूमीज़ यूनिवर्स। और आपको यहाँ पे मौलाना जलालुद्दीन रूमी के हवाले से जितनी भी कहें कि इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पे मिलेगी। उसके अलावा उनका जितना काम है वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। और बेसिकली इल्लामा इकबाल जो थे वो मौलाना जलालुद्दीन रूमी को अपना पीर व मुर्शिद मानते थे, तो इस वजह से उनका काम भी यहाँ पे डिस्प्ले किया गया। इफ़ यू कुड सी, सबसे पहले आपको ये पूरी एक वॉल नज़र आएगी जहाँ पे रूमी जो है उनकी कोट्स मौजूद हैं। और ये वो सारी कोट्स हैं जो कि आप रोज़मर्रा की अपनी ज़िंदगी में जिनको इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। वन सेज़ येस्टरडे आई वॉज क्लेवर सो आई वॉन्टेड टू चेंज द वर्ल्ड, टुडे आई एम वाइज सो आई एम चेंजिंग माई सेल्फ। आगे आप देखें तो यहाँ पे आपको रूमी की जो पूरी टाइमलाइन है वो मिलेगी। उसके बाद नीचे एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है शम्स तब्रेज़ की और मौलाना जलालुद्दीन रूमी की, विच इज़ क्वाइट अ गुड थिंग फॉर द किड्स एज वेल। बच्चों को समझने के लिए, उनको समझाने के लिए इट्स क्वाइट अ गुड थिंग। आगे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको मौलाना जलालुद्दीन रूमी का जो इंट्रोडक्शन है वो पूरा यहाँ पे मिलेगा। आगे थोड़ा सा आप जाएं तो यहाँ पे आपको उनकी जो शायरी है वो मिलेगी कैलीग्राफी की फॉर्म में भी और इन जनरल भी। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट इफ़ यू मूव तो यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जिनसे बेसिकली इंस्पायर्ड है रूमी से। अगर बात करें हम अदब की, लिटरेचर की, तो मेरे ख्याल से 40 रूल्स ऑफ लव एक ऐसी किताब है, शायद आप में से कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसको इसके बारे में पता नहीं होगा, एवरीबॉडी नोज इट, जो कि एलिफ शफ़क़ की किताब है। लेकिन दिस इज़ बेसिकली इंस्पायर्ड बाय रूमी। उसके बाद अगर हम आर्ट की बात कर लें तो आप कैलीग्राफी को देखें, अगर आप सूफ़ी आर्ट को देखें तो ये सारा भी रूमी से इंस्पायर्ड है। एंड इफ़ यू कम डाउनवर्ड्स आप देखें कि यहाँ पे पॉप कल्चर जो है वो भी रूमी से इंस्पायर्ड है और बाकी भी काफ़ी सारी चीज़ें यू कुड सी बिलो एज वेल। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। आप ऊपर लिखा हुआ भी देख सकते हैं, अ टेल ऑफ पैशन एंड लव। सो बेसिकली एक स्टोरी है जिसको मैं आपको भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अलहाज मोहम्मद रमज़ान ख़ान अताई जो कि एक एजुकेशनिस्ट थे और शायर भी थे और सूफीज़म में बेसिकली इनका बहुत ज़्यादा एक तो इनको इल्म भी था और बहुत ज़्यादा इनको उसमें इंटरेस्ट भी था। और ये जो शायरी करते थे बेसिकली इनकी शायरी इकबाल से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थी, क्योंकि ये इकबाल के, इल्लामा मोहम्मद इकबाल के बहुत बड़े मद्दाह थे। तो एक बार क्या हुआ कि उनके एक दोस्त जो हैं वो एक इकबाल की जो एक रुबाई है वो उनको सुना रहे पढ़ के, और वो जब उन्होंने पढ़ी तो वो ऐसे था कि जैसे उनकी रूह तक उतर गई। तो मैं आपको वो रुबाई पहले पढ़ के सुनाती हूँ। तो गनी अजहर दो आलम मन फ़कीर, रोज़े महशर उज़्रहाए मन पज़ीर। तो गनी अजहर दो आलम, इसकी नीचे ट्रांसलेशन भी लिखी है, यू द लॉर्ड ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, कि अल्लाह तू तो दोनों आलम से गनी है, मन फ़कीर, मैं तो फ़कीर हूँ, मांगने वाला हूँ। सो द नेक्स्ट लाइन इज़ रोज़े महशर उज़्रहाए मन पज़ीर, ऑन द डे ऑफ जजमेंट एक्सेप्ट माई एक्सक्यूज़ एंड पार्डन मी, कि रोज़े महशर जो है मुझे माफ़ भी करना और मेरा जो उज़्र है उसको कबूल भी करना। वर हिसाबम रातु बेनीनी ना गुज़ीर, बट इफ़ यू मस्ट जज मी एंड टेक अकाउंट ऑफ माई सेंस, लेकिन अगर मेरा हिसाब करना इतना ही ज़रूरी हुआ, अज़ निगाह मुस्तफ़ा पिन्हा बगी, तो मैं अल्लाह ताला से ये चीज़ मांगता हूँ कि मेरा हिसाब जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने नहीं करना। तो ये जब रुबाई उन्होंने सुनी और ये उनकी रूह तक उतर गई, तो उन्होंने फिर इल्लामा मोहम्मद इकबाल को ख़त लिखा और उनसे दरख्वास्त की कि अगर ये रुबाई जो है आप मुझे दे दें। तो यहाँ पे लेटर भी लिखा हुआ है जो कि इल्लामा मोहम्मद इकबाल का है, जहाँ पे उन्होंने कहा है, मेंशन किया कि ये रुबाई जो है वो आप ले लें। उन्होंने रुबाई को पब्लिश तो नहीं कराया, लेकिन जब उनकी वफ़ात हुई तो उन्होंने अपने कत्बे पे उसको कंधा कराया था, इसी रुबाई को। रूमीज़ यूनिवर्स में ही, यानी कि इसी रूम में आपको इल्लामा इकबाल का जो काम है वो भी मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं शिकवा
जवाब शिकवा मौजूद है। उसके ऊपर अगर आप देखें तो कश्मीर के लिए अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जो नज़्म लिखी थी वो भी मौजूद है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे बाकी उनके कुछ अशार मौजूद हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि जावेद के नाम और तरबियत जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है। और सबसे इम्पॉर्टेंट 1930 का खुतबा अलाहाबाद जो है वो भी यहाँ पे आपको मिलेगा डिस्प्ले में। मेरे साथ इस वक्त राबिया नुमान साहिबा मौजूद हैं और ये ओ लेवल्स को पढ़ाती हैं और उर्दू पढ़ाती हैं स्पेसिफिकली। मेरी यहाँ पे इनसे मुलाकात हुई तो मैंने कहा चलें इस गैलरी के हवाले से मैं इनसे पूछती हूँ कैसी आप खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मुझे पहले तो आई रियली वांट टू आस्क अबाउट दिस गैलरी स्पेसिफिकली कि इसके बारे में व्हाट डू यू वांट टू से? इस स्कूल में इस काविश को देखूँ तो मैं समझती हूँ कि बहुत मुख्तलिफ और बहुत अच्छे दर्जे पे है ये और बड़ी अच्छी काविश है ये। सो आपको क्या लगता है किस तरह के जो इनिशिएटिव्स होते हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है स्कूल्स में भी? अगर हम स्कूल्स की बात नहीं करते तो बाकी जो इदारे हैं या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे भी या उसके बाद भी? देखिए, लाइमलाइट या किसी चीज़ को जब आप लाइमलाइट में ले आते हैं ना तो फिर ऐसे लोग जो क्या कहते हैं घर से भाग जाती हैं बच्चियाँ मतलब ऐसी स्टोरीज़ जिसमें आप कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा तिलस्माती किस्म की चीज़ें जो कि दुनिया में नहीं होती, उन कहानियों को भी बहुत दर्जा मिल जाता है और कबूलियत मिल जाती है। और माशरे में ऐसे कैरेक्टर्स को भी जिनका अदरवाइज़ या वैसे दुनिया में इतना कबूलियत नहीं होती, लेकिन जब हम उनको लाइमलाइट में या लोगों के लिए आमतौर पर सामने ले आते हैं, मुतारिफ़ करा देते हैं तो माशरे में उसकी कबूलियत बढ़ जाती है। बिल्कुल। सो बजाय इसके कि हम उन किरदारों को मुतारिफ़ कराएँ जो कि माशरे को या बच्चों को या जवानों को या दुनिया को कुछ मुस्बत नहीं दे रहे बल्कि ज़हनी इंतशार दे रहे हैं, उससे बहुत अच्छा है कि आप अपने मशाहिर को उन लोगों को मुतारिफ़ करवाएं जिन्होंने माशरे को कुछ दिया है और जो देते रहेंगे। बिल्कुल, ताकि उनका इम्पैक्ट हो हम ताकि आप अपने मरकज़ की तरफ देखिए। प्रकार का एक नुक्ता होता है मरकज़ी नुक्ता, फिर आप उससे बाद में उसका रेडियस बढ़ाते जाते हैं, बहुत दूर ले जाएं तो मरकज़ी चीज़ की तरफ जो है मरकज़ जो है ना वो बहरहाल एक जगह रहता है। तो इंसान जब दूर भी चला जाता है तो लाजमी तो बात है कि जब अपने मरकज़ से करीब आना उसको मजबूती देता है। उर्दू के हवाले से रियली डू वांट टू आस्क कि आपको क्या लगता है कि उर्दू अदब जो है आज के दौर में कहाँ पे है? अगर हम अपने इन शुअरा के दौर की या जिस तरह से इकबाल का जो दौर था उसके कंपैरिजन में अगर बात करें तो पहली बात तो ये है कि कोई ऐसा शोबा जिसको रोज़गारी कबूलियत ना हो। जैसे पुरानी चीज़ों को आप देखिए ना, आर्ट और फ़लसफ़ा और शायरी और अदब जब बादशाहों की उसे नहीं हासिल थी तो वो मकबूल नहीं होता। इसी तरह से जब आज हमारे पास उसके रोज़गार के मौके नहीं है तो अदब तो कम जाएगा ना नीचे। किस हद तक आप उसको रख सकते हैं? और आहिस्ता आहिस्ता डिजिटल वर्ल्ड में अंग्रेज़ी ने काम किया, उर्दू ने भी किया, मगर उतना नहीं कबूल आम, क्योंकि देखिए साइंटिफिक लैंग्वेज में उर्दू ने अपने आप को नहीं उभारा। फिर बहैसियत नेशन हमने इसको प्रोटेक्शन नहीं दी। तो आप जब भी किसी चीज़ में थोड़ी कमी आ जाती है तो वो उसका दौर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अदब की बुनियादी अहमियत ख़त्म हो जाती है। हाँ बिल्कुल, ऐसे जिस तरह मज़हब से भी ख़त्म हो गई। हाँ जी, जिस तरह से भी एक इनिशिएटिव है तो ये भी इसकी अहमियत को ही बढ़ा रहा है। जिस तरह से आपने कहा कि ना सिर्फ ये मरकज़ से इस तरह जो अगर हम इनिशिएटिव लेते रहेंगे ना सिर्फ ये हमें मरकज़ से हटाएगा उसके साथ लेकर आएगा, बल्कि उसके साथ साथ जिस तरह से उर्दू अदब का जो एक कह लें कि एक क्यूरियोसिटी होती है उसके लिए मोहब्बत वो भी दिल में आपके पैदा होती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। दैट्स द मेन लाइब्रेरी वेयर आई एम सिटिंग राइट नाउ। और यहाँ पे बच्चों के पढ़ने के लिए बाकायदा तौर पे जगह बनाई गई है। देयर आर लॉट ऑफ बुक रैक्स एज वेल, जहाँ पे बहुत सारी किताबें भी मौजूद हैं।
यहाँ पे तो बहुत सारे बुक रैक्स मौजूद हैं विच यू गाइस कुड सी एज वेल, लेकिन एक बहुत स्पेशल रैक है जो कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ विच इज़ दिस। और आप गेस कर सकते हैं ये स्पेशल क्यों है? इफ़ यू गाइस कुड सी एनीथिंग, आई गेस यू कुड क्लियरली। आप देख सकते हैं कि बेसिकली जो पूरा रैक है ये इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया कि इकबाल लिखा हुआ है। मतलब इस लाइब्रेरी में आपको हर जगह पे इकबाल नज़र आएंगे। उसके अलावा यहाँ पे और जो बाकी कुछ शायर हजरात हैं, कुछ ऐसे लोग जिनका अदब से ताल्लुक़ है, बड़े नाम, उनके हवाले से भी कुछ ना कुछ यहाँ पे जो है उनकी हिस्ट्री के हवाले से, उनकी ज़िंदगी के हवाले से भी डिस्प्ले किया गया। और उसके अलावा देयर इज़ एन आर्टिकल विच इज़ स्पेसिफिकली रिटन फॉर द यूथ विद द नेम इकबाल्स विजन फॉर यूथ। और इसको भी आप इस लाइब्रेरी का जो एरिया है यहाँ पे देख सकते हैं। दैट्स ई लाइब्रेरी बेसिकली। और ये जो है गैलरी के अंदर ही मौजूद है। और यहाँ पे जितने भी सिस्टम है, यहाँ पे आपको इल्लामा इकबाल की जो किताबें हैं उनके हवाले से यहाँ पे सारा डेटा मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे पूरी सारी दीवारें देखें तो आपको यहाँ पे इल्लामा इकबाल के जो शेर हैं वो नज़र आएंगे, जो कि फ़ारसी में भी हैं, उर्दू में भी हैं, अंग्रेज़ी में भी हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पे सात कैन की पेंटिंग्स जो हैं जो कि इल्लामा इकबाल से इंस्पायर्ड हैं वो भी मौजूद हैं। और उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो फैज़ अब्द फैज़ ने बेसिकली इल्लामा इकबाल को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए जो एक नज़्म लिखी थी वो भी यहाँ पे मौजूद है। मेरे साथ इस वक्त फरीहा इरफान साहिबा मौजूद हैं जो कि स्कूल के प्रिंसिपल हैं। इनसे चल के गैलरी के हवाले से पूछते हैं जो कि अभी तक मैंने आपको दिखाई है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा, मुझे मैम सबसे पहले बताइएगा कि इस गैलरी की आपको ज़रूरत क्यों महसूस हुई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बच्चा हर चीज़ को विजुलाइज करके देखना चाहता है, अपने सामने देखना चाहता है, अपने दरमियान में मौजूद देखना चाहता है। तो हिस्ट्री तो वैसे ही इट्स अ सब्जेक्ट ऑफ डेड पीपल, सो उसको अलाइव करने के लिए, एक कॉन्सेप्ट देने के लिए कि लाइब्रेरी अलाइव, यानी यहाँ पर चलते फिरते देखते, गैलरी वॉक करते, वो चलते फिरते सीखें और फिर वो अपने निसाब का हिस्सा गैर महसूस तरीके से उसे अपने निसाब में ना सिर्फ शामिल करें बल्कि उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाए और वो इकबाल के बारे में हमेशा जुस्तजू करते रहें और मज़ीद जानने की उनके अंदर ये तलब रहे। अच्छा मैम, मुझे बताइएगा कि जो पूरी एक गैलरी बनाएगी बच्चों के लिए, इसको आप बेसिकली यूटिलाइज़ किस तरह से कर रहे हैं? इसमें ऐसे है कि देखें, आप स्कूल के अंदर छोटी क्लासेस से लेकर सीनियर क्लासेस होती हैं और हम हर एक को लाइब्रेरी लेसन ज़रूर देते हैं, उनके टाइम टेबल में शामिल होता है। हम इस बात को इंश्योर करते हैं कि हर बच्चा जब इधर आए तो उसको अपने लेवल का कुछ ना कुछ वो यहाँ से लेके जाए। अब अगर हम खाली उनको छोड़ दें उन पे कि बेटा वॉक, एक गैलरी वॉक करो और फिर हम आपको कुछ काम दे देंगे, तो वो उस तरह से नहीं सीखेंगे। तो उनको चंक्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे सीनियर बच्चों के लिए एक इस लाइब्रेरी वॉक के बाद, गैलरी वॉक के बाद एक क्विज़ होता है जिसमें वो अपने उस क्विज़ के ज़रिए ये टेस्ट कर लिया जाता है। क्योंकि देखिए, असेसमेंट जब तक एक बेनेट साइकिल है एजुकेशन का, कि जब तक प्लानिंग से लेकर वो कंप्लीट होता है असेसमेंट के ऊपर। असेसमेंट से हमें पता चलता है कि हम कहाँ खड़े हैं, अभी मज़ीद आगे कितना जाना है। तो उस असेसमेंट के साइकिल को कंप्लीट करने के लिए हम उनको क्विज़ या किसी भी फॉर्म में जब असेस करते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि लर्निंग कितनी हुई है, बच्चे ने कुछ सीखा भी है या वो सिर्फ यहाँ पर तस्वीरें देख के तो वो चला गया। मैम, आपका फेवरेट कॉर्नर या फेवरेट जगह कौन सी है इस लाइब्रेरी के? रियली वांट टू आस्क। देखिए, एस्थेटिकली तो मैं शायद मुझे ये रूमी वाला कॉर्नर बहुत प्यारा लगा है, लेकिन ज़ाहिर है चूँकि इकबाल गैलरी है तो इस वजह से मैं बच्चों के पॉइंट से जब देखती हूँ तो इसमें जो जितनी भी नज़्म हैं वो मुझे लगता है कि उनकी प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा है, कि वो हम टीचर आके पढ़ा भी ले और साथ ही साथ उनको थोड़ा सा इस बारे में एक क्यूरियोसिटी भी उनके अंदर पैदा कर सके। सो ये मैंने कहा कि स्टैटिकली अगर मैं देखूं तो स्टार्ट से लेके इसका वैसे तो हर कॉर्नर ही बहुत प्यारा है माशाल्लाह, तो क्योंकि एक हमने इसको ओपन लाइब्रेरी के तौर पे रखा है, लाइब्रेरी अलाइव का कॉन्सेप्ट, कि यहाँ पर अगर कोई हमें वीकेंड्स को भी कहेगा, रिक्वेस्ट करेगा कि हमारे पास ये सैटरडे अवेलेबल है, हम आना चाहते हैं, तो हम इसको ओपन कर देंगे। इट्स फॉर एवरीवन, इवन वी विल डिसेमिनेट द इन्फॉर्मेशन कि अगर गुजरांवाला पूरे स्कूल से, पूरे सिटी से
या शहर के अलावा भी बाहर दूसरे शहरों से भी अगर कोई आके विज़िट करना चाहे, क्योंकि मेरा ख्याल है स्कूल के अंदर ये कॉन्सेप्ट पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस हुआ है कि एक लाइब्रेरी जो है इस नोयत किस तरह की हाँ, लाइब्रेरी, लेकिन उसको इस तरह से बनाना है कि लाइब्रेरी में आके बच्चा फील करे कि मैं अब उस दुनिया में वाकई पहुंच गया हूँ। एक टाइमलाइन मशीन है जो हमें उस दौर में ले गई है, वो कॉन्सेप्ट बहुत, मेरा ख्याल है शायद ही मैंने कोई ऐसी लाइब्रेरी देखी हो। दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, आई रियली डू वांट टू अप्रिशिएट यू मैम एज वेल। और ये मेरे ख्याल से बच्चों की ज़िंदगी में तब्दीली का एक बड़ा बायस बनेगा, एंड आई होप कि अगर ये इनिशिएटिव हो तो इस तरह की और बहुत सारी जो चीज़ें हमें फ्यूचर में नज़र आएंगी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू मैम। The most natural and the powerful form of learning is through experience। और जब आप इस गैलरी में आते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप हर चीज़ खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप उस सिरा में चले गए हैं और आप वो फील कर रहे होते हैं बाकायदा तौर पे, और ऐसे लग रहा होता है कि जैसे आप उनके साथ उनकी एक ज़िंदगी से उस पूरे एक पाथ फेज से गुजर रहे हैं। सच काइंड ऑफ अ फील एक्चुअली दिस लाइब्रेरी एंड दिस गैलरी गिव्स यू, एंड इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस, सबके लिए ओपन है, फॉर एवरीबडी, फॉर द पब्लिक एज वेल। और आप यहाँ पे लाजमी आए, यहाँ पे आके आपको अंदाज़ा होगा कि एक इफ़ेक्टिव टीचिंग का जो तरीक़ाकार होता है वो क्या होता है। आई लव्ड दिस प्लेस, और मुझे पर्सनली भी ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं खुद भी उस टाइम पे चली गई हूँ, और मेरा थोड़ी टाइम में ना यू कुड से कि आई फील लाइक दैट गेन्ड अ लॉट ऑफ नॉलेज, नॉट इंटेंशनली, इन अ वे कि जैसे मैं सिर्फ चीज़ों को ऑब्जर्व करी थी, देख रही थी, और एंड योर न्यूरॉन स्टार्ट वर्किंग इन अ वे कि आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती हैं। आई एब्सोल्युटली हैव अ ग्रेट टाइम ओवर हेयर। तो अभी और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको उन्हें दिखानी, तो बस वहाँ चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली एक आर्ट रूम भी मौजूद है जहाँ पे बच्चों को कैलीग्राफी सिखाई जाती है। तो मैंने कहा मैं आपको वो भी दिखाती चलती हूँ, लेकिन अभी चूँकि अभी अंदर क्लास हुई है तो मैं नॉक करके चेक करती हूँ इफ़ वी आर एबल टू सी दैट। क्लास तो नहीं चल रही अभी, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं प्लीज मैम, कैन आई कम? यस आई कैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक है, आप कैसे खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप मैंने कहा मैं स्नीक आउट करती हूँ आपकी क्लास में, क्योंकि जी, मुझे पता चल रहा था कि इस टाइम क्लास भी हो रही है और आप Exactly, बच्चों को कैलीग्राफ भी exactly. सिखा रहे हैं। तो मैंने Exactly, कहा welcome. सिर्फ बच्चे नहीं सीखे, उनके साथ साथ मैं भी थोड़ा बहुत सीख लूँ, और जो लोग हमें देख रहे हैं वो भी साथ साथ थोड़ा सा सीख लें। तो मुझे थोड़ा सा पहले बताइएगा क्लास के हवाले से जी, कि ये क्लास कब कब क्लास- होती है और ये किनको क्लास पढ़ाते रेगुलरली हैं? क्लासेस होती हैं, उसमें ठीक है। हमारे तमाम स्टूडेंट जो हैं वो डिफरेंट टाइम्स में आके यहाँ पे हमारे साथ कैलीग्राफी सही, किसी भी क्लास का बच्चा? जी, किसी भी क्लास के बच्चे जिनको इस चीज़ का इंटरेस्ट है वो यहाँ आते हैं और अपने टाइम में सीखते हैं। तो मुझे अपना थोड़ा सा बताइएगा कि आप कितने अरसे से कैलीग्राफी कर रहे हैं? जी, मुझे कैलीग्राफी सीखते हुए तो बहुत अरसा हो गया है। आई वाज इन 7 जब मैंने ये स्टार्ट किया था सीखना सही। अपने स्कूल टीचर से। उसके बाद मैंने जब कैनवस के ऊपर स्टार्ट किया, तो कैनवस के ऊपर करते हुए मुझे ऑलमोस्ट 8 इयर्स हो गए हैं। अच्छा, कैनवस सही। पे प्रोफेशनली कैलीग्राफी कर रहा हूँ। और उसके अब साथ साथ में खुद भी कर रहे होते हैं, बच्चों को भी साथ में? जी, बच्चों के सिखा रहे साथ क्लासेस होते भी ले रहा हूँ और उसके साथ फ्री टाइम में जो टाइम मेरे पास क्लासेस के अलावा बच जाता है उसमें कैलीग्राफी। सही हो गया। तो ये तो अपॉर्चुनिटी होगी ना जो स्कूल में जी, बच्चे जी। पढ़ रहे हैं। जी, जी। तो अगर गुजरांवाला में, चूंकि वी आर इन रावली कैंट राइट नाउ, अगर बाकी लोग सीखना चाह रहे हो तो हाउ Yes. कुड दे लर्न फ्रॉम यू? जी, वो कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके अच्छा। लिए स्पेशल क्लासेस कोई सेपरेटली हम स्टार्ट करेंगे और कुछ चल भी रही हैं क्लासेस। अच्छा, कुछ क्लासेस चल भी रही हैं। सो देयर इज अ चांस इफ यू वांट टू लर्न कैलीग्राफी, जो कि यहाँ पे सिखाई जाती है, और इस लेवल की अगर आप कैलीग्राफी सीखना चाहते हैं तो यू गाइज हैव द डिटेल्स, आपको मिल जाएंगी। और आप गुजरांवाला में रहते हुए कहीं में भी आएंगे, सब तो ऑनलाइन भी सीख रहे होते हैं लोग, बट गुजरांवाला में स्पेसिफिकली बात करी कि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता था बेसिकली कि यहाँ पे शायद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती लोगों के लिए सीखने सिखाने के हवाले से। जैसे जैसे मैं इस शहर को मज़ीद एक्सप्लोर करी, मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे देयर इज़ अ लॉट टू लर्न एज वेल। तो आप कैलीग्राफी भी यहाँ पे सीख सकते हैं।
मैं इस वक्त राहील शरीफ ऑडिटोरियम में मौजूद हूँ और स्पेसिफिकली मैं ऑडिटोरियम की गैलरी में मौजूद हूँ जिसे डिफेंडर्स ऑफ रचना भी कहते हैं। और इस गैलरी पे जो 1965 और 1971 की जंग में जितने भी शहदा थे उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए कुछ सी इट्स ऑल डिस्प्लेड ओवर है। और जिस तरह से अगर आप शुरू में ही देखें यहाँ पे टैंक्स हैं उस टाइम के पिक्चर्स वगैरह, जिस तरह से नीचे लिखा भी उनकी डिटेल्स में मेंशन की है कि दिस इज़ 106 mm रिकॉइललेस राइफल फायर करते हुए। फिर उसके बाद भारतीय सेंचुरियन टैंक पाकिस्तान के कब्जे में। इसी तरह से विट सी कि सारी यहाँ पे भी पिक्चर्स डिस्प्ले हैं और बाकी जितने लोग उस जंग में यानी कि 1971 की और 1965 की जंग में जितने भी शहदा थे उनकी भी यहाँ पे पिक्चर्स भी डिस्प्ले में है एक्चुअली एंड विद द डिटेल्स एज वेल। और यहाँ पर यू कुड सी नायब रिसालदार अब्दुल खालिक जो हैं इनको बेसिकली मैन ऑफ स्टील भी कहा जाता है। और इनको मैन ऑफ स्टील इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी शहादत से पहले इन्होंने जो दुश्मन फ़ौज थी उनके 4 टैंक जो थे उनको तबाह किया था और उसके बाद फिर इन्हीं के टैंक पे हमला हुआ और फिर इनकी शहादत भी हो गई। और इनके साथ साथ बाकी जो सारे शहदा हैं उनकी भी पिक्चर्स यहाँ पे डिस्प्ले में हैं। और सबसे बढ़ के आप यहाँ पे देखें सवार मोहम्मद हुसैन निशान हैदर जो हैं उनकी यहाँ पे बेसिकली उनके पिक्चर तो डिस्प्ले में नहीं है बट इट्स लाइक द होल मोन्यूमेंट विच इज़ ओवर है। और बेसिकली ये ड्राइवर थे लेकिन इन्होंने आपकी जो पूरी डिटेल्स हम यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। ही एक्चुअली टुक अ पार्ट इन एक्टिव यूनिट ऑपरेशंस जो कि 1971 की जंग थी उसमें और तभी इनकी शहादत हुई। इवन एज अ ड्राइवर इन्होंने वॉलंटरली ख़ुद को जंग के लिए और अपने मुल्क के लिए पेश किया और इनकी शहादत हुई और फिर इनको निशान हैदर वो मिला। दिस स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द गैलरी इज़ बीइंग कॉल्ड एज निशान हैदर। और ये जो है आज तक सिर्फ 11 जो शहदा हैं उनको मिला है जिनमें राशिद मिन्हास इज़ द यंगेस्ट और इनकी शहादत हुई थी जब वो 20 साल उनकी उम्र थी, 20 साल और 6 माह। और निशान हैदर उन ख़ास शहदा को दिया जाता है जिन्होंने इंतहाई बहादुरी का मुजाहरा किया होता है अपने मुल्क और अपने कौम और अपने वतन को बचाने के लिए। I am at another part of the gallery which is being called as Pride of Rachna। और ये जो गैलरी है इसका जो मिडल पार्ट है उसको स्पेसिफिकली अल्लामा मोहम्मद इकबाल के लिए डेडिकेट किया गया। और आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे उनका जो कलाम है उसको भी डिस्प्ले किया गया और उसके अलावा मुख्तलिफ़ तस्वीरें हैं उनकी मुख्तलिफ़ मवाक़ों की उनको भी यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। दिस स्पेसिफिक वॉल इज़ बीइंग कॉल्ड एज प्राइड ऑफ गुजरांवाला। और यहाँ पे वो तमाम लोग मौजूद हैं जिन्होंने बेसिकली पाकिस्तान का जो नाम है पूरी दुनिया में मशहूर किया है। देर एक्चुअली द हीरोज़ ऑफ पाकिस्तान और उनका ताल्लुक जो है वो गुजरांवाला और सियालकोट रीजन से है। सो आई एम गोना टेल यू अबाउट दैट एज वेल। बेसिकली सबसे पहले यहाँ पे है निदा डार हु इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी क्रिकेटर टू टेक 100 इंटरनेशनल T20 विकेट्स। और उसके बाद यहाँ पे खालिद हामिद हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जो है वो जीता था हॉकी में। और उसके बाद मोहम्मद इनाम हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स में। और इस तरह से नू दस्तगीर हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता हुआ है, ब्रॉन्ज मेडल भी और सिल्वर मेडल भी, और इन्होंने भी कॉमनवेल्थ गेम में ही ये सारे अवार्ड्स जीते हैं। और इसके बाद आतिफ असलम, उनकी भी पिक्चर यहाँ डिस्प्ले में है और उनको भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के अवार्ड से नवाजा गया। और उसके बाद ऊपर अगर देखें तो मुनव्वर ज़रीफ़ साहब मौजूद हैं, उनको भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस
से नवाजा गया और उसके बाद सुहेल अहमद हैं। थोड़ा सा अगर हम ऊपर जाएं तो इसी तरह से हमें और बहुत बड़ी बड़ी जो शख्सियात हमें यहाँ पर मिलती हैं। एज़ यू कुड सी शोएब मलिक, और इनका ताल्लुक भी जो है वो इसी रीजन से है। और इसके अलावा ज़हीर अब्बास, जिनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के अवार्ड से भी नवाजा गया, और उसके अलावा मोहम्मद अब्बास, हुज़ द क्रिकेटर एज वेल, वो भी यहाँ पे मौजूद है। I am going to show you something really interesting. आपको मेरे पीछे जो ताला नज़र आ रहा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा फंक्शनल ताला है, यानी कि इट वर्क्स। आप ये देखें कि इसका साइज़ कितना बड़ा है। इसकी तकरीबन जो हाइट है इट्स ऑलमोस्ट 138 इंचेस, और अगर इसकी विड्थ की बात की जाए तो दैट्स 57 इंचेस। And this log is being recognized by the Guinness Book of World Record as the world's largest functioning log. और अगर इसके वेट के वाले से बात करूँ तो उसका जो ओवरऑल वेट है दैट इज़ 2003 किलोग्राम्स। और जो चाबी आपको नज़र आ रही है दैट्स ऑपरेशनल, मतलब अगर इसको घुमाएंगे तो ये ताला खुलेगा। इसकी कह लें इसका जो वेट है ना दैट इज़ 120 किलोग्राम। और अगर खाली ताले की बात की जाए तो उसका वेट है 1883 किलोग्राम। एंड आई एम सो अमेज्ड टू सी इट दैट आई हैव सीन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑपरेशनल लॉग, जो कि आप रावली केट में देख सकते हैं। एंड इट वाज एन अमेजिंग डे ओवर हेयर एज वेल। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे इतनी खूबसूरत, इतनी ज़बरदस्त लाइब्रेरी जो है, गैलरी बेसिकली जिसे इकबाल गोशा कहते हैं, बना हुआ है। और मैं स्पेसिफिकली, जैसे मैं आपको पहले बताई थी, कि मैं उसको विज़िट करने के लिए आई थी और देखने के लिए आई थी। एंड आई गॉट सो हैप्पी टू सी इट। और मुझे लगता है कि इस तरह की जो कह लें कि चीज़ें हैं विच इज़ लाइक वेरी हेल्पफुल इन एजुकेशन पर्पज़ एज वेल, और वैसे भी टू इंक्रीज़ आवर इंटरेस्ट इन लिटरेचर और हिस्ट्री को इन्हांस करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू विजिट सच काइंड ऑफ प्लेसेस एज वेल। तो मैं तो कहूँगी इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस। आप अगर जब भी आपको मौका मिले तो कोशिश करें कि स्पेशल ट्रिप अपना अरेंज करें स्पेसिफिकली गोशा इकबाल को विज़िट करने के लिए। और अगर नहीं पॉसिबल होता तो अगर आपका गुजरांवाला में या रावली कैंट में जब भी चक्कर लगता है तो आपने कोशिश करनी है उसको आप लाजमी देखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान एंड कीप वॉचिंग डिस्कवरी राइड विद राफ फैसल। अल्लाह हाफिज़।